दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी YouTube चैनल द बेस्ट वन हॉरर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज की इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ गांव देहात की कुछ बेहद ही डरावनी और दिलचस्प कहानियाँ। ये कहानियाँ आपको जरूर पसंद आएंगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हाइप बटन दबाकर आप वीडियो की हाइप भी बढ़ा सकते हैं। कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। बचपन के वो दिन जब गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हम बच्चे अपने ननिहाल या ददीहाल भाग जाते थे। मेरे लिए वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं होते थे। गांव की खुली हवा, मिट्टी की खुशबू और सबसे बढ़कर दादी के आम के अचार और आम रस का मौसम। हमारा गांव छोटा सा था, लेकिन उसके चारों ओर फैला था एक विशाल आम का बागान जो गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर था। उसमें सैकड़ों पेड़ थे, कुछ हमारे कुछ दूसरों के। दोपहर में जब घर के बड़े लोग सो जाते तो हम बच्चे चुपके से वहां भाग जाते और पेड़ों की छांव में खेलते थे। ऐसी ही एक दोपहर आसमान आग बरसा रहा था। हवा थम सी गई थी और पत्ते तक हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैं और मेरे कुछ चचेरे भाई वहां उस बागान में खेलने के लिए गए। खेल खेल में मैंने अपने एक भाई को छेड़ दिया तो वो गुस्से में मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मैं खिलखिलाते हुए भागा, ये सोचकर कि थोड़ी दूर जाकर रुक जाऊंगा। मुझे लग रहा था कि मेरा भाई मेरे पीछे दौड़ रहा है, इसीलिए मैं बस खिलखिलाकर भागता रहा। पर पता नहीं कब वो हंसी डर में बदल गई। मैं लगातार दौड़ता रहा और जब आखिरकार रुका तो सांसें टूट रही थी। मैंने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। पीछे ना मेरा भाई था, ना ही दूसरे बच्चे। पहले तो लगा वो लोग कहीं छुप गए हैं, लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जहां आम के पेड़ों की हरियाली होनी चाहिए थी, वहां आंख उठाओ तो बस दूर दूर तक सूखे बंजर खेतों का रेगिस्तान सा दिख रहा था। चारों ओर सन्नाटा, हवा तक नहीं चल रही थी। मैंने खुद को समझाया, अरे यार, शायद मैं गलती से गलत दिशा में चला आया हूं। मैंने वही रास्ता पकड़ लिया और बस चल पड़ा, ये सोचकर कि थोड़ी देर में वापस बागान में पहुंच जाऊंगा। पर आधे घंटे चलते रहने के बाद भी मुझे कोई आम का पेड़ नहीं दिखाई दिया। ना कोई इंसान, ना ही कोई आवाज, बस चिलचिलाती धूप और मेरे पैरों के नीचे चरमराते पत्तों की आवाज। तभी मेरी नजर पड़ी दूर खेतों के बीच एक टूटी फूटी सी इमारत पर। उस इमारत की सफेद दीवारों पर काई जमी थी और ऊपर छोटे से गुंबद की झलक मिल रही थी। वो किसी मठ या मंदिर जैसा लग रहा था। मेरे मन में सवाल उठा, अब इतनी वीरान जगह में मंदिर, यहाँ तो कोई रहता भी नहीं, फिर ये मंदिर यहाँ क्यों बनाया गया होगा? लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि बाकी कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं रही। मंदिर के पास एक पुराना सा हैंडपंप दिखा। मैं भागकर वहां पहुंचा। हैंडपंप के हैंडल में जंग लगा था, पर जरा सा धकेलने पर उस हैंडपंप से पानी निकल आया। मैं झुककर ठंडा पानी पीने लगा। बस तभी मेरे कंधे पर किसी ने धीरे से हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां एक आदमी खड़ा था। उसने पीली धोती पहन रखी थी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका लगाया था और उसकी एक टांग हल्की सी मुड़ी हुई थी, यानी वो लंगड़ा था। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, कौन हो तुम बाबू? उसकी आवाज धीमी और गूंजदार थी, जैसे किसी पुराने कुएं से निकल रही हो। मैंने डरते डरते अपना नाम बताया और मैं फिर से पानी पीने लगा। वो आदमी वहीं खड़ा होकर बस मुझे घूरता रहा। पर जब मैंने अगले 2 सेकंड बाद अपना सिर उठाकर पीछे देखा तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। ना ही कोई चलता हुआ दिखा, ना ही कोई परछाई दिखाई दी। इतनी खुली जगह में वो बस एक पल में कहाँ जा सकता था? ये हैरानी की बात थी
मेरे हाथ से पानी छलक गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई, मन घबराने लगा। बस फिर क्या था, मैं बिना पीछे देखे भागने लगा। मैं दौड़ता गया, बस दौड़ता ही गया। पता नहीं किस दिशा में दौड़ रहा था, पर इस उम्मीद में दौड़ रहा था कि मैं वापस गांव तक पहुंच जाऊं। भागते समय कभी लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है, कभी लग रहा था कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। धूप में चमकते खेत अब लाल से दिखने लगे थे, मानो जैसे सूरज के साथ जमीन भी जल रही हो। मैं डर के मारे मुंह ही मुंह में हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। आंखों से आंसू और माथे से पसीना बहने लगा। मेरा दम फूल रहा था। मैं कितनी देर भागा मुझे याद नहीं। तभी दूर एक और ढांचा दिखाई दिया, एक और इमारत। पर यह इमारत पिछली जगह की तरह टूटी फूटी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये साफ सुथरी थी। और उसके पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे कुछ लोग बैठे थे। मैं रोता हुआ, हांफता हुआ उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा, मुझे घर जाना है, मैं रास्ता भटक गया हूं। उन्होंने मुझे गौर से देखा। उनमें से एक बुजुर्ग मुझसे बोला, किसका बेटा है तू? मैंने अपने दादा का नाम लिया। बस मैंने इतना ही कहा था कि वे सब मुस्कुरा दिए। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी बोला, ओ, तो उसके पोते हो तुम? चलो, गांव यहीं पास में ही है, सीधे जाते रहो। उन्होंने मुझे दिशा दिखाई और मैं उस दिशा में भागता रहा। 2-3 मोड़ पार किए और अचानक सब कुछ पहचाना पहचाना सा लगने लगा। आम के वही पेड़, वही बागान, वही रास्ता जो घर तक जाता था। मैं उस रास्ते में भागता रहा। घर पहुंचते ही मैं दादी की गोद में गिर पड़ा। वो घबरा गई और मुझसे बोली, कहाँ था तू इतनी देर? मैंने उन्हें सब कुछ बताया, वो मठ, वो लंगड़ा आदमी और अचानक उसका गायब हो जाना, सब कुछ। रात को जब दादा लौटे तो उन्होंने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। फिर वो बोले, बेटा, बहुत साल पहले उस बागान के पास सच में एक मठ हुआ करता था। उसमें एक लंगड़ा पुजारी रहता था। उसके पास एक बेशकीमती कृष्ण मूर्ति थी। एक रात डाकुओं ने हमला किया, पुजारी को मार डाला और मूर्ति लेकर भाग गए। उसके बाद वो मठ जला दिया गया। वहां अब सिर्फ आम के पेड़ हैं, कोई मठ नहीं। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, पर दादा, मैंने तो उस मठ से पानी पिया था। दादा ने बस इतना कहा, कभी कभी कुछ आत्माएं अपनी जगह नहीं छोड़ पाती बेटा। शायद तू उस पुजारी की आत्मा से मिला होगा और उसी ने तुझे सही राह दिखाई। मैंने उस रात सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी आंखें बंद होती मुझे वही आदमी दिखाई देता, पीली धोती में, एक पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ और चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान। एक दिन मैं दादाजी के साथ उसी दिशा में गया। दोपहर का समय था, वही तेज धूप और वही रास्ता। हमने घंटों खोजा, पर वहां कोई मठ नहीं था और ना ही कोई हैंडपंप। बस आम के पेड़ों की कतारें थी। मैंने वहीं खड़े खड़े अपनी हथेलियां देखी। मेरी हथेलियां सूखी हुई थी, पर मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हथेलियों में पानी की ठंडक बाकी है। आज भी जब भी मैं गांव जाता हूं तो उस बागान के पास रुक जाता हूं। आज भी हवा में हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी मंदिर में आरती चल रही हो। और तब मैं सोचता हूं कि क्या मैं सच में उस पुजारी की आत्मा से मिला था? क्या सच में उसने मुझे खोने से बचाया, मुझे वापस लौटने की सही राह दिखाई? मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला और शायद
कभी मिलेगा भी नहीं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक छोटा सा गांव था, बेलगांव। गांव चारों तरफ से चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में यह इलाका बेहद सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता जैसे पहाड़ खुद नींद में चल रहे हों। गांव के नीचे की तरफ एक पुरानी पगडंडी थी, जिसे लोग लालटेन वाले की पगडंडी कहते थे। कहा जाता था कि बरसों पहले यहाँ एक आदमी रहता था। उसका नाम था मोहन दत्त, जो गांव की ही सड़क पर रात में लालटेन लेकर लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता था। वो हर रात बर्फ और अंधेरे के बीच अपनी लालटेन लेकर नीचे घाटी तक जाता, यात्रियों को ऊपर तक छोड़ता और फिर लौट आता। लेकिन एक रात वो लौटा ही नहीं। लोगों ने कहा उस रात तेज बरसात हुई थी, जोर जोर से बिजली कड़की और किसी ने आखिरी बार मोहन दत्त को घाटी की तरफ जाते देखा था। अगले दिन उसकी लालटेन टूटी हुई मिली और उसके कपड़ों के टुकड़े पगडंडी के किनारे झाड़ियों में फंसे हुए मिले, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। उसके बाद से जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता, उसे एक जलती हुई लालटेन पगडंडी पर चलते दिखाई देती। कभी कभी वो लालटेन हवा में तैरती हुई सी लगती, कभी वो सीधे किसी के पीछे पीछे चल पड़ती थी। ऐसी ही एक बरसाती रात थी। आसमान से लगातार बारिश बरस रही थी। पहाड़ों में बिजली की चमक कुछ सेकंड्स के लिए पूरी घाटी को रोशन कर देती और फिर अगले ही पल पूरी घाटी को अंधेरा निगल लेता। रघु, जो गांव का स्कूल मास्टर था, उस दिन देहरादून से लौट रहा था। रोडवेज की बस उसे गांव से 3 किलोमीटर नीचे छोड़ गई थी। बाकी का रास्ता उसे पैदल तय करना था और वही रास्ता लालटेन वाले की पगडंडी से होकर गुजरता था। रघु ने जेब से टॉर्च निकाली, बैग कंधे पर लटकाया और बारिश में भीगते हुए उस पगडंडी की ओर बढ़ चला। जंगल से मिट्टी की गंध और दूर से किसी उल्लू की आवाज वातावरण को और भी अजीब बना रही थी। बस आधा घंटा और उसके बाद मैं घर पहुंच जाऊंगा, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वो पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी, पहले हल्की फिर पूरी तरह से बंद। रघु ने टॉर्च को थपथपाया, लेकिन वो टॉर्च जली नहीं। तभी उसने देखा दूर पहाड़ी मोड़ पर एक हल्की सी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने राहत की सांस ली और सोचा, अरे वाह, शायद इस रास्ते पर कोई और भी जा रहा है, चलो मेरा साथ हो जाएगा। उसने देखा वो लाल टिमटिमाती रोशनी उसी की तरफ बढ़ रही थी। बरसात के बीच कड़कती बिजली की चमक में रघु को एक आदमी का साया दिखा। उसके हाथ में एक लालटेन थी। वो धीमे कदमों से पगडंडी पर चल रहा था। रघु ने उसे आवाज लगाई, भाई साहब रुको, साथ में चलते हैं। लेकिन वो आदमी रुका नहीं, बस लालटेन की लौ थोड़ी ऊपर उठी और फिर नीचे झुक गई। रघु को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, अब शायद कोई बूढ़ा आदमी होगा, उसे सुनाई कम देता होगा, मैं ही उसके पास चला जाता हूं। ऐसा सोचकर रघु तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। बारिश थमने लगी थी और अब घाटी से धुंध उठने लगी थी। कोहरा बढ़ने लगा था। रास्ता साफ नहीं दिख रहा था और वो लालटेन अब करीब करीब 50 कदम आगे थी। अरे भाई रुको, रघु ने फिर से पुकारा और तभी एक अजीब बात हुई। लालटेन अचानक पगडंडी के बीचों बीच हवा में रुक गई और उसके चारों ओर कोहरा घूमने लगा और अगले ही पल लालटेन पीछे मुड़ी, मानो जैसे कोई उसे पकड़कर घुमा रहा हो। रघु ठिठक गया। उसने देखा लालटेन के पीछे कोई चेहरा नहीं था, बस अंधेरा और घना कोहरा। और तभी उसे एक कराहती आवाज सुनाई दी,
ये रास्ता नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है। ये आवाज सुनकर रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन कौन है वहां पर? रघु बामुश्किल ही बोल पाया। अब वो लालटेन धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। लालटेन हवा में थी, उसे किसने पकड़ा था ये दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी उस लालटेन की लौ में एक चेहरा उभरने लगा, झुर्रियों से भरा, गीली मूछें और आंखों में पीली चमक। वो था मोहन दत्त, लालटेन वाला। और फिर उसकी आवाज गूंजी, जो इस रास्ते में आगे जाता है वो लौट कर नहीं आता। रघु डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर कीचड़ में फंस गया। लालटेन अब बिल्कुल उसके सामने थी। उस लालटेन की लौ ऐसे झपक रही थी मानो जैसे कोई आंखें झपका रहा हो। रघु ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मैं बस गांव जा रहा हूं। वो लालटेन वाला मोहन दत्त मुस्कुराया और बोला, गांव? गांव इस रास्ते में नहीं है, वो सब नीचे है। रघु ने नीचे की तरफ झांका। पगडंडी के नीचे एक गहरी खाई थी और नीचे चमकती रोशनी में कई लालटेनें जल रही थी और सैकड़ों दीपक एक साथ हवा में तैर रहे थे। वो सब मरे हुए लोग थे, वही लोग जो इस रास्ते पर मरे थे। ये सब देखकर रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने उसे जंगल के पास बेहोश पाया। उसके कपड़े गीले थे, शरीर पर खरोंचे थी और उसकी टॉर्च टूटी हुई। वो धीरे धीरे आंखें मलता हुआ उठ बैठा और गांव वालों से बोला, वो लालटेन, वो आदमी, उसने कहा था ये रास्ता ऊपर जाता है। गांव के बुजुर्गों में से एक ने उसकी तरफ देखा। एक बूढ़ी औरत बोली, वो मोहन दत्त था जिसे 40 साल पहले इस पगडंडी ने निगल लिया था। ना जाने कैसे मरा था मोहन दत्त, लेकिन उसके मरने के बाद ये रास्ता शापित हो गया और तब से इस रास्ते में ना जाने कितने ही लोग गायब हो गए। तेरी किस्मत अच्छी है बेटा, तू जिंदा बच गया, पता नहीं कैसे। उसके बाद रघु कई हफ्तों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। जब भी रात होती वो नींद में चिल्लाकर उठ बैठता। कहते हैं आज भी जब भेलगांव के नीचे की सड़क पर कोई रात में निकलता है तो दूर जंगल के मोड़ पर एक लाल रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं वो लालटेन वाला है जो अब भी यात्रियों को ऊपर जाने का रास्ता दिखाता है। ऊपर यानी मौत का रास्ता। गांव वालों ने उस पगडंडी को अब बंद कर दिया है। वहां लकड़ी की बाड़ लगा दी गई है, लेकिन कई लोग अब भी दावा करते हैं कि बरसात की रातों में अगर ध्यान से सुना जाए तो हवा में किसी के धीरे धीरे कदमों की आवाज आती है। वो आज भी उसी रास्ते में भटक रहा है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा केसरीपुर। रेत से ढके पहाड़ दिन में तपते और रात में सर्द हवा से सिहरते। वहां के लोग एक पुराने किस्से पर विश्वास करते हैं कि हर अमावस की रात जब पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है तो एक आदमी लाल पगड़ी पहने काले घोड़े में सवार होकर गांव की सड़क पर आता है। कहा जाता है कि उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी होती हैं। वो किसी से बात नहीं करता, बस दरवाजों के पास आकर रुकता है और नाम पुकारता है। जिसका नाम वो पुकार दे वो आदमी अगली सुबह तक जिंदा नहीं रहता।
वो अक्टूबर का महीना था। गांव में बिजली नहीं थी। हर घर में मिट्टी के दिए जल रहे थे। हवा में रेत उड़ रही थी और दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। धनराज, जो गांव का पोस्टमैन था, वो चिट्ठियां बांटकर घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। सिर्फ ऊंटों की हल्की झनकार और हवा में सीटी सुनाई दे रही थी। वो थक कर रुक गया। उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे, 2 घूंट पानी पिया। तभी उसे लगा सड़क के दूसरी छोर पर कोई खड़ा है, कोई आदमी। वो आदमी ऊंचा, गठीला और सिर पर लाल पगड़ी बांधे हुए था। हवा से उसका कुर्ता उड़ रहा था और कंधे पर तलवार जैसी कोई चीज लटक रही थी। धनराज डाकिये ने उसे आवाज लगाई, अब कौन है उधर? वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे धनराज डाकिये की तरफ आने लगा। धनराज के पैरों के नीचे मिट्टी सूखने लगी। जितना वो लाल पगड़ी वाला आदमी धनराज के पास आता, हवा उतनी ही ठंडी होती जाती। और फिर अचानक वो लाल पगड़ी वाला आदमी रुक गया और उसने एक भारी आवाज में कहा, धनराज, तेरा नाम लिखा जा चुका है। धनराज के हाथ से पानी की बोतल नीचे जमीन में गिर गई। कौन है तू? क्या बकवास कर रहा है? उस आदमी ने सिर झुकाया और लाल पगड़ी की छाया के नीचे से 2 जलती हुई आंखें चमकी। वो आदमी बोला, मैं वही हूं जिससे कोई नहीं बचा। और अगले ही पल वो लाल पगड़ी वाला आदमी हवा में गायब हो गया। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने सुना धनराज डाकिया की लाश सड़क के किनारे पड़ी थी। चेहरा नीला पड़ा हुआ था और आंखें खुली हुई थी, मानो जैसे मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। लोगों ने देखा उसके गले पर लाल रंग की पगड़ी का निशान था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर रस्सी कसकर बांधी हो। गांव के मुखिया ने तुरंत कहा, अब ये वही लाल पगड़ी वाले आदमी का काम है, वो लौट आया है। कई लोगों ने पिछली रात हवा में घोड़ों के टापों की आवाज सुनी थी। कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने सड़क पर धूल का बवंडर देखा और उस धूल के बवंडर में चमकती 2 लाल आंखें देखी। गांव के बुजुर्ग गोपाल काका ने तब सबको बुलाया और कहा, लोग भूल गए हैं, पर यह किस्सा बहुत पुराना है। करीब 100 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में इस इलाके में एक जमींदार हुआ करता था, ठाकुर केसरी सिंह। वो हमेशा लाल पगड़ी पहनता था और अपने घोड़े राजवीर पर सवार होकर पूरे इलाके में घूमा करता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसकी नजर जिस पर पड़ती उसका विनाश हो जाता। एक दिन ठाकुर ने गांव की एक गरीब लड़की से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। लड़की ने इनकार किया और कुएं में कूदकर जान दे दी। गांव वालों ने गुस्से में ठाकुर को पकड़ लिया और उसे उसी कुएं में फेंक दिया। लेकिन मरते वक्त ठाकुर ने कहा, मैं लौटूंगा और हर उस घर को बर्बाद कर दूंगा जिसने मुझे इस कुएं में धकेला। तब से जब भी अमावस की रात होती है तो वो लाल पगड़ी वाला साया वापस लौट आता है। कुछ दिन बाद फिर से अमावस आई। गांव वालों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। जलते दियों को बुझा दिया गया। कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन रामलाल, जो धनराज डाकिये का दोस्त था, वो बहुत जिद्दी था। उसने कहा, देखते हैं आखिर ये क्या बला है। अगर ठाकुर की आत्मा सच में है तो मैं आज उसे नर्क पहुंचाकर ही दम लूंगा। उसने पुराना ताबीज पहना और तलवार लेकर सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। रात के 12 बजे हवा अचानक तेज चलने लगी। रेत उड़ने लगी, पेड़ झूमने लगे और फिर दूर से घोड़े की टापें सुनाई देने लगी। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा, पर वो अपनी जगह पर डटा रहा।
घोड़ा नजदीक आया और उसके ऊपर वही साया था, लाल पगड़ी में, तलवार थामे। और उस घोड़े के ऊपर वही साया बैठा था, लाल पगड़ी में, तलवार थामे। रामलाल चिल्लाया, कौन है तू? सामने आ। वो साया रुका, घोड़े ने जमीन पर पैर पटका और तभी एक आवाज गूंजी, तेरा नाम भी लिखा जा चुका है रामलाल। रामलाल ने तलवार उठाई, पर जैसे ही उसने वार किया, हवा में एक झटका लगा और तलवार उसके हाथ से नीचे गिर गई। अगले ही पल लाल पगड़ी वाले की तलवार चमकी। उसने वो तलवार चलाई, हवा में एक लाल रेखा उभरी और एक तीखी चीख के बाद रामलाल का सिर हवा में उड़ गया। रामलाल मर गया। लोगों ने घरों के भीतर से उसकी चीख सुनी और उसके बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। सुबह उसकी सिर कटी लाश वहीं पर पड़ी थी। उसकी गर्दन के चारों तरफ कपड़े के कसे जाने का निशान था। अब गांव वाले डर गए। मुखिया ने कहा, अब बस इसे खत्म करना होगा। उन्होंने काली माता के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, वो आत्मा कुएं से बंधी है, जब तक कुएं की राख मिट्टी में है वो लौटती रहेगी। अगली अमावस की रात पुजारी और गांव के कुछ लोग ठाकुर के कुएं पर पहुंचे। कुएं के चारों ओर हवन हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, लेकिन अचानक हवा चलने लगी, दिए बुझने लगे और उस कुएं से लाल धुआं उठने लगा। उस धुएं के बीचों बीच वही साया था, लाल पगड़ी में, तलवार थामे हुए। उसके हाथ की तलवार चमक रही थी। पुजारी ने मंत्र जोर जोर से पढ़ने शुरू किए। साया जोर से चीखा और उसकी पगड़ी में आग लग गई। उसका घोड़ा बेतहाशा चिल्लाता रहा और उसके बाद वो दोनों उस कुएं में समा गए। धीरे धीरे सब शांत हो गया। उस रात के बाद केसरीपुर में कभी लाल पगड़ी वाला आदमी नहीं दिखा। कुएं को पत्थरों से भर दिया गया और वहां पर एक मंदिर बना दिया गया। पर आज भी गांव के बच्चे जब देर रात बाहर खेलने जाते हैं तो कभी कभी उन्हें घोड़े की हल्की टापें सुनाई देती हैं और लोग कहते हैं, अगर किसी ने लाल रंग की पगड़ी देखी तो तुरंत घर लौट आए, क्योंकि ठाकुर केसरी सिंह कभी भी लौट कर आ सकता है। हिमाचल के एक दूरस्थ गांव बड़ा गांव में एक पुराना लकड़ी का पुल था जो दो पहाड़ियों को जोड़ता था। नीचे गहरी खाई जिसमें बहती थी एक पतली नदी, रुण झरना, जिसे रुण झरना कहते थे। दिन में ये जगह बहुत शांत लगती थी, लेकिन रात होते ही यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। गांव वालों का कहना था कि उस पुल के नीचे एक बूढ़ी औरत का साया रहता है। कहते हैं वो लोगों से बात करती है और जो भी रुककर उसकी आवाज़ सुन लेता है तो अगली सुबह वो किसी को नहीं मिलता। मनोज, जो सोलन में रहता था और वहीं कॉलेज पढ़ता था, वो अपने गांव लौट रहा था। उसकी बस खराब हो गई थी, इसलिए ड्राइवर ने उसे पुल से करीब 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। माफ़ करना बेटा, मेरी बस खराब हो गई है, तू यहाँ से पैदल चला जा, आगे धुंध ज़्यादा है तो थोड़ा संभल कर जाना। मनोज ने बैग कंधे पर टांगा और उस पुल की ओर बढ़ चला और ऊपर आसमान में धुंध तैर रही थी। पुल पर पहुंचते ही उसने देखा नीचे नदी की आवाज़ बहुत अजीब थी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। उसने मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की। उस लकड़ी के पुल की तख्तियां पुरानी थी, वो हर कदम पर चर्र चर्र की आवाज़ करती। तभी हवा का एक झोंका आया और उसमें एक आवाज़ आई, बेटा रुक जा, जरा नीचे तो देख।
मनोज ने चौंक कर इधर उधर देखा। आसपास कोई नहीं दिखा। फिर से आवाज आई। अब वो आवाज ज्यादा साफ थी। रुक बेटा, नीचे देख, मुझे ठंड लग रही है। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। उसने फ्लैशलाइट नीचे की तरफ झुकाई और देखा पुल के नीचे कोई सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल लंबे और गीले थे। वो अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों को ऊपर की ओर बढ़ा रही थी। उसे देखकर मनोज का शरीर ही कांप उठा। कौन है नीचे? बूढ़ी औरत ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और होंठ नीले। वो बोली, मुझे सिर्फ थोड़ा गर्म पानी दे दे बेटा, बस इतनी मदद कर दे। मनोज डर गया। उसने बैग कसकर पकड़ा और तेजी से पुल पार करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता, उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, मत जा बेटा, रुक जा मेरे बच्चे, मेरी मदद कर। अचानक पुल के नीचे से काले पानी के छींटे ऊपर उछले, जैसे किसी ने जोर से पानी फेंका हो। मनोज दौड़ पड़ा और पहाड़ी के मोड़ पर पहुंचने पर ही उसने पीछे पलटकर देखा, और जो देखा वो देखकर उसकी हड्डियां ही कांप उठी। उस पुल के नीचे वो बूढ़ी औरत हवा में झूलती हुई सी दिखाई दी, मानो जैसे वो पुल की दीवार पर चढ़कर ऊपर पुल तक आने की कोशिश कर रही हो। वो दृश्य सच में बेहद भयानक था। वो पुल पर लटकी हुई मनोज को ही घूर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे और उसके होंठों से निकलती आवाज को मनोज उतनी दूर अपने कानों से साफ सुन पा रहा था। वो कह रही थी, आजा मेरे पास। मनोज ने बिना एक भी पल गवाए फिर से दौड़ लगाई अपने घर की तरफ। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को बताया कि उसने पुल पर क्या देखा। ये सुनकर उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, उस पुल पर अब कोई नहीं जाता बेटा, तेरी किस्मत अच्छी थी, तू बच गया बेटा। फिर उसकी मां ने बताया कि कई साल पहले गुजरी नाम की एक औरत उस नदी में डूब गई थी। वो अपने डूबते बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी थी, लेकिन दोनों की लाश कभी नहीं मिली। उसके बाद से ही जब भी कोई बरसात में पुल पार करता है तो उसे उसी औरत की आवाज सुनाई देती है जो अपने बेटे को पुकारती है, बेटा रुक जा, मेरे पास आ बेटा। ये वही शब्द थे जो मनोज ने सुने थे। मनोज ने तय किया कि वो सच का पता लगाएगा। वो अपने दो दोस्तों रवि और अमित को लेकर उस जगह पर लौटा। रात के करीब 10 बजे तीनों टॉर्च लेकर पुल पर पहुंचे। रवि ने कहा, चल देखते हैं कौन सी बूढ़ी औरत है जो लोगों को डराती है। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं, ये बस लोगों का वहम है। चल कर आज सच का पता लगा ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुल पार करना शुरू किया, ठंडी हवा चली और नीचे से फिर वही आवाज आई, रवि नीचे देख। तीनों रुक गए। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, किसी ने मेरा नाम पुकारा, तुमने सुना? मनोज ने टॉर्च की रोशनी उस पुल से नीचे डाली। नीचे वही औरत थी। इस बार वो नदी से बाहर निकल रही थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो धीरे धीरे दीवार के सहारे चढ़कर ऊपर आने लगी। तभी रवि चिल्लाया, जल्दी यहां से भागो। तीनों भागने लगे, लेकिन पीछे से लकड़ी की चरमराहट सुनाई देती रही, जैसे किसी ने पुल पर कदम रखे हों। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा बूढ़ी औरत अब उस पुल पर खड़ी थी। उसके गीले पैर लकड़ी पर निशान छोड़ते जा रहे थे। वो बूढ़ी औरत बोली, तुम में से एक तो मेरा होगा।
अगली सुबह गांव में हंगामा मचा हुआ था। तीनों लड़के रात को गए तो थे, लेकिन रवि वापस नहीं लौटा। जब लोग पुल पर पहुंचे तो वहां सिर्फ एक गीला जूता पड़ा मिला। पानी में बुलबुले उठ रहे थे और नदी के बहाव में लाल रंग की धार बह रही थी। मनोज और अमित चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, पर रवि कहीं नहीं था। समय बीत गया। गांव वालों ने उस पुल को बंद कर दिया। अब वहां पर पत्थरों की दीवार खड़ी है और कोई भी उस रास्ते से आता जाता नहीं। लेकिन कहते हैं बरसात की रातों में जब बादल बहुत नीचे उतर आते हैं तो नीचे से किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। और कभी कभी अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो पानी के बहाव के साथ एक धीमी सी पुकारती आवाज सुनाई देती, एक लड़के की आवाज जो मदद के लिए किसी को बुलाती। लोग कहते हैं कि वो रवि की आवाज है। ये कहानी तो खत्म होती है, लेकिन बड़ा गांव के लोग अब भी कहते हैं कि अगर किसी को बरसात की रात में पानी की आवाज के बीच किसी औरत की सिसकियां सुनाई दे तो कभी पीछे पलट कर मत देखना, क्योंकि अगर तुमने पीछे पलट कर देखा तो वो तुम्हारा नाम पुकार कर तुम्हें अपने पास बुलाएगी और फिर तुम लौट कर कभी वापस नहीं आ पाओगे। मेरा नाम सैम है और एक दिन मैंने ठान लिया था कि उत्तरी मोंटाना से अलास्का तक रोड ट्रिप करूंगा। मैंने अपनी एसयूवी को खास तौर पर उस यात्रा और कैंपिंग के लिए तैयार किया। सामान रखा, बैकअप टायर रखे, पेट्रोल की बोतलें, खाने पीने का सामान और ज़रूरत की हर चीज़। 2 महीनों तक का लंबा सफ़र था और मेरा सबसे बड़ा सपना था अलास्का हाईवे पर सफ़र करके उन बर्फीली सुनसान सड़कों पर चलना, पहाड़ों और घने जंगलों को करीब से देखना। ये मेरा सपना था। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, खासकर तब जब मुझे कनाडा के रास्ते जाना पड़ रहा था, जहां किसी भी तरह का हथियार ले जाना मना था। रोड ट्रिप की खुशी के साथ ये डर भी मन में बैठ गया था कि इमरजेंसी सिचुएशन में मेरे पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। सफ़र की शुरुआत तो शानदार रही। सड़कें लंबी और खामोश, खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे, कहीं दूर दूर तक पसरा हुआ हरियाली और पहाड़। मैं सावधानी बरत रहा था, हमेशा फ्यूल टैंक पूरा भरवा लेता ताकि रास्ते में कभी पेट्रोल खत्म ना हो, क्योंकि वहाँ सैकड़ों मील तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता। पहला दिन मज़ेदार रहा, लेकिन आगे का रास्ता बेहद सुनसान था। रात होते होते मैंने एक साफ सुथरी खाली समतल जगह ढूंढी। वहाँ आसपास कोई इंसान नहीं था, बस मैं और जंगल। मैंने उसी साफ सुथरी सपाट जगह में कैंप लगाया। वहाँ का एकांत और अजीब सी शांति एक अलग ही रोमांच पैदा कर रही थी। वहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह उठकर मैंने पैदल यात्रा की। आसपास के इलाकों को देखना चाहा, लेकिन थोड़ी दूरी पर मुझे एक दूसरा कैंप दिखाई दिया। वहाँ सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कोई जल्दबाजी में वहाँ से चला गया हो या फिर कुछ गड़बड़ हुई हो। मन में एक डर सा बैठ गया कि कहीं आसपास कोई है तो नहीं। मैं तुरंत अपनी कार की तरफ लौटने लगा तो देखा वहाँ एक और काले रंग का पिकअप ट्रक खड़ा था, जिसके शीशे काले और अंदर से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल को लगा शायद मुझे कोई देख रहा है या चुपचाप मेरी हरकतें नोट कर रहा है। कुछ देर ठहरकर खुद को संभालकर मैं तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल आया। मेरा सफर जारी रहा, लेकिन मन में उस पिकअप ट्रक की छवि अटक सी गई। जब मैं एक पुराने पेट्रोल पंप पर पहुंचा जो बिल्कुल सुनसान जगह पर था, तो वहीं वो ट्रक मुझे फिर से दिखाई दिया, वही काला पिकअप ट्रक।
हालांकि उस ट्रक से कोई बाहर नहीं आया, लेकिन उसका वहां पहुंचना फिर से अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने जल्दी जल्दी पेट्रोल भरा। बिना और एक पल गवाए मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा ली। मैं उस सुनसान हाईवे पर चलता रहा। मैं बार बार बैक व्यू मिरर में भी देख रहा था कि कहीं वो काला ट्रक मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन लकीली वो मेरे पीछे नहीं था। उस सफर का अगला दिन भी ठीक रहा। अगली रात मैंने किसी छिपी हुई और खुली जगह पर कैंप लगाया और सोच के मुताबिक इस बार दिन में ही सारी तैयारियां और सेटअप कर लिया, ताकि रात का सामना करते वक्त कोई परेशानी ना हो। अंधेरा घिरने पर प्रकृति का सुकून और चुनौती दोनों को महसूस कर रहा था। हौसला रखते हुए मैं अपनी कार में बैठा रहा। खाने का सामान, फोन और वीडियोस देखने लगा। जैसे ही रात गहराती गई, अचानक मुझे मेरी कार के बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखी पत्तियों के ऊपर, टहनियों के ऊपर चल रहा हो। डर के मारे मुझे बाहर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। तभी अचानक मेरी विंडो पर मुझे एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया, एकदम करीब। वो बिना अपनी पलकें झपकाए, बिना आंखों की कोई हरकत किए मुझे घूरे जा रहा था। उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई और फिर अचानक वो व्यक्ति वहां से गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक दूसरे व्यक्ति ने शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर हाथ डालने की कोशिश की। अब मेरा डर चरम पर था। एक आदमी मेरी कार के पीछे का दरवाजा खोलने लगा और दूसरा मेरी तरफ भागा। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, पैर क्लच पर रखा और पूरा जोर देकर गाड़ी वहां से भगा ली। जो आदमी मेरी कार के नजदीक थे वो उछलकर दूर जा गिरे। रास्ते में मैंने देखा वही काला पिकअप ट्रक झाड़ियों में छुपा हुआ था। अब ये तो साफ हो गया था कि वे लोग मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ दूर जाकर मैंने अपनी कार रोकी और पीछे का दरवाजा जो उस आदमी ने खोल दिया था उसे ठीक से बंद किया। मैंने अपनी सांसें और होश संभाले और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। जंगल के बीच रात में नेटवर्क मिलना, मदद मिलना सब नामुमकिन जैसा था। वे दोनों आदमी वहां से जा चुके थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने, उनके इरादों ने मेरे भीतर गहरा डर पैदा कर दिया था। इसके बाद भी मैंने अपना सफर जारी रखा। आखिरकार मैं अलास्का पहुंच गया। मैंने गाड़ी की मरम्मत कराई और आगे की ट्रिप बिना किसी रुकावट के निपटा ली। लेकिन वो घटना, वो डर, वो अनुभव आज भी मेरे मन में एकदम ताज़ा है। अक्सर सोचता हूँ उन दोनों आदमियों का इरादा क्या था। जंगल के बीच रात में अजनबी जगहों पर किसी को डराना या नुकसान पहुंचाना कितना आसान होता है। पूरी यात्रा में सबसे बड़ी सीख यही रही कि किसी भी सुनसान दूर दराज जगह पर रोड ट्रिप करते हुए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हर रात, हर दिन, हर मोड़ पर खतरों के प्रति सावधान और तैयार रहना चाहिए। इस अनुभव ने मुझे न सिर्फ तजुर्बा दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि रोमांच के साथ जोखिम हमेशा जुड़े रहते हैं। प्रकृति के करीब आना, नई जगहें देखना, नई सड़कों पर सफर करना जितना जुनून भरा लगता है, उसे उतना ही समझदारी और सुरक्षा के साथ करना चाहिए। अलास्का की रोड ट्रिप अब मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि जिंदगी भर की सीख और यादगार अनुभव बन गई है। ये कहानी एक रोमांचक रोड ट्रिप से शुरू होती है, जिसमें अकेले सफर करना और अजनबी जगहों का आनंद तो था, लेकिन उसका सामना ऐसी रहस्यमयी और डरावनी चीज़ों से हुआ जिसने उसकी इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। ये कहानी एक मजबूत इरादे, सूझबूझ और मुसीबत में खुद को बचाने जैसी भावनाओं को सामने लाती है। वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भी किसी सुनसान सड़क में अकेले नहीं रुकता। आज भी उस घटना को याद करके मेरे
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।